हाय फ्रेंड्स, मैं नितिन उपाध्याय सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कुछ फर्टिलाइजर्स के बारे में, कुछ फर्टिलाइजर बच भी गए थे तो उनके बारे में भी आज लास्ट तक चर्चा कर ही लेंगे। आने तो धीरे धीरे अब क्रॉप शुरू हो गए, उसमें कहीं ना कहीं बातें होती रहेंगी। हमने कहा था कि हम लोग क्रॉप्स पढ़ेंगे, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं धान से, फिर धीरे धीरे हम लोग सारी क्रॉप्स को कहीं ना कहीं टच कर जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हीं की हम बात करेंगे यहाँ ज़्यादातर, क्योंकि क्रॉप्स अपने आप में काफ़ी बड़े बड़े क्रॉप्स भी हैं उनके बारे में देखा जाए तो हम धान से शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा फैमिली पोएसी या ग्रेमनी। ग्रेमनी गुणसूत्र 24, उत्पत्ति स्थान इंडोवर्मा या साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया। प्रोटीन की मात्रा इसमें होती है 6 से 7%। फैट परसेंटेज जो होता है इसमें 2 से 2.5%। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70% से ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70% से ज्यादा होती है। तो इन चीजों को थोड़ा एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, आप देवनागरी लिपि में लिखना शुरू कर देंगे। बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, फैमिली ग्रेमनी या पोएसी, गुणसूत्र 24, उत्पत्ति स्थान इंडोवर्मा, मतलब इंडिया और वर्मा, जो वर्मा अपने अपना ईस्ट में है वो वर्मा। और या हमने लिखा है यहाँ साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया। लेकिन ये क्वेश्चन अगर लॉजिकल बनाया जाए तो भारत का सबसे ज्यादा हिस्सा किस जोन में आता है? तो भारत का सबसे ज्यादा हिस्सा जो आता है वो आता है साउथ वेस्ट एशिया में, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में भारत का सबसे ज्यादा हिस्सा आता है। पूर्वी हिस्से में भी आता है, लेकिन भारत का ज्यादा हिस्सा कहां बचा है? साउथ वेस्ट एशिया में, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में हमारा ज्यादातर हिस्सा आता है। भारत का कुछ हिस्सा ये भी आता है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। प्रोटीन 6 से 7%, फैट 2 से 2.5%, कार्बोहाइड्रेट 70% से ज्यादा। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे और इनको अगर अपना रिवाइंड करके देखते भी रहेंगे, क्योंकि अब हम बात करते हैं, अब हम कुछ चीजें सिर्फ बोलते ही रहेंगे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत लिखेंगे विश्व में धान की, ऐसे लिखते रहेंगे, सुनते भी रहेंगे। विश्व में धान की कुल 24 प्रजातियां ज्ञात है, जिसमें से 2 की खेती होती है और 22 जंगली हैं। 2 की खेती होती है, उसमें 2 कौन कौन से हैं? 22 जंगली हैं। और 2 की खेती होती है, 2 कौन कौन से जिनकी खेती होती है? एक तो ओराइजा सटाइवा ही है और एक है आपका ओराइजा ग्लेबेरिमा। एक है ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा सटाइवा लगभग सभी जगह उगाया जाता है। ओराइजा सटाइवा कहां उगाया जाता है? लगभग सभी जगह उगाया जाता है। और ओराइजा ग्लेबेरिमा की खेती अफ्रीका में होती है। ओराइजा ग्लेबेरिमा खेती अफ्रीका में होती है। अब थोड़ी सी सिनेरियो की अगर हम बात कर लें कि अब राइस की बात आ गई, तो राइस भारत में सबसे ज्यादा पूछा है, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस क्रॉप्स का है? तो मतलब किस फसल का है? तो ध्यान रखेंगे राइस का। लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 44 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर ये अकेले उगाया जाता है धान। धान का रकबा सबसे ज्यादा है भारत में। फिर बात आती है, और प्रोडक्शन भी धान का सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा कंजप्शन भी धान का ही है भारत में। ध्यान रखेंगे इस बात का। मैंने बताया एशिया में भी सेम चीज है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा रकबा और सबसे ज्यादा कंजप्शन एशिया में भी है। इवन सबसे ज्यादा कंजप्शन पूरे वर्ल्ड में हमको लगता है, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है और एशिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, एशिया के लोग सबसे ज्यादा धान पसंद करते हैं, तो विश्व के लेवल पे भी धान का नंबर 1 स्थान आता है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो भारत में 44 मिलियन हेक्टेयर अकेले धान का है। इसका प्रोडक्शन है वर्तमान में जो भारत सरकार ने एस्टिमेशन किया है, जो अनुमान लगाया है, वो लगाया है 116.42 मिलियन टन।
ये भारत सरकार का अनुमान है कि इतना हमारा राइस का प्रोडक्शन इस बार हो सकता है, क्योंकि अगर क्लाइमेट अच्छी रही, क्योंकि भारत सरकार सबसे ज्यादा जलवायु पे चलती है, और अगर वो देखती है कि हाँ जलवायु अच्छी चल रही है, सामान्य वर्षा हो, ठीक ठाक वर्षा होने वाली है, मानसून अच्छा रहेगा, तो एस्टिमेशन करती है, अनुमान लगाती है कि तो इतना हमारा अनुमान पहुंच रहा है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की तो मैं बात कर चुका हूं, 292 के आसपास हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन पहुंच चुका है। एस्टिमेशन है 291 पॉइंट कुछ, मतलब 292 मिलियन टन। तो ये सारी बातें हमने देख चुके हैं, ये बात का भी ध्यान रखेंगे। अब ओराइजा सटाइवा के बारे में अगर देख लें तो ओराइजा सटाइवा को, ओराइजा सटाइवा की 3 सब स्पेसीज उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? इंडिका, वहीं लिख लेंगे। ओराइजा सटाइवा की भारत में 3 उपजातियां उगाई जाती हैं, इंडिका, जपोनिका और जावानिका। मैं बोल भी रहा हूं, उस पर भी आप ध्यान देंगे, सिर्फ ये नहीं कि यहां ध्यान देंगे। मैं बोल रहा हूं इंडिका, जपोनिका और जावानिका। इंडिका को सबसे ज्यादा भारत में उगाई जाती है। इंडिका कहां उगाई जाती है? भारत में। इंडिका की खेती कहां होती है? भारत में। जपोनिका की खेती कहां होती है? जापान में। जपोनिका की खेती कहां होती है? जापान में। और जावानिका की खेती कहां होती है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। क्लियर? इन बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं बताया ग्लेवेरिमा में ओराइजा सटाइवा की 3 उपजातियां उगाई जाती हैं, इंडिका, जपोनिका, जावानिका। इंडिका भारत में, जपोनिका जापान में और जावानिका इंडोनेशिया में। ये बातों का ध्यान रखेंगे। अब जो इंडिका है, भारत में इंडिका को जलवायु के आधार पर 3 भिन्न नामों से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे वहीं। भारत में इंडिका को जलवायु के आधार पर, भारत में इंडिका को जलवायु के आधार पर 3 भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक? अस, अमन, बोरो, इसको भी ध्यान रख लेंगे। अस, अमन, बोरो। तो 3 कॉलम बना लेंगे फटाफट। एक में लिखेंगे धान का प्रकार। इंडिका के बारे में बात हो रही है। इंडिका की भारत में 3 भिन्न नामों से जानते हैं, और उनकी टाइमिंग भी अलग अलग है जलवायु के हिसाब से उगाने का। अस, अमन, बोरो, टाइप्स ऑफ पैडी, धान का प्रकार। बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग टाइम, बुआई का समय, हार्वेस्टिंग टाइम, कटाई का समय। तो अगर धान के प्रकार की बात करें तो अस, AUS, अमन, और बोरो, BODO लिखा मिलता है, BORO लिख लेना, बोडो लिख लो, बोडो, असमन, बोडो। अब अगर हम बात करें तो मई जून, इसकी बुआई का समय मई जून, इसकी बुआई का समय जून जुलाई, इसकी बुआई का समय नवंबर दिसंबर, कटाई का समय सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, मार्च अप्रैल। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। कटाई का समय, बुआई का समय और कटाई का समय, ये बात है। बोरो को जो कहते हैं वो ग्रीष्म ऋतु का धान कहते हैं। कब कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु का। बोरो क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु का धान कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अमन सबसे ज्यादा भारत में उगाया, पूछा जाए निम्न में से, असमन, बोरो तीनों दे दिए, निम्न में से सबसे ज्यादा भारत में कौन सा उगाया जाता है? तो अमन सबसे ज्यादा भारत में उगाया जाता है। बोरो को ग्रीष्म ऋतु का धान कहते हैं। और इसको याद करने का, जो बुआई और कटाई का याद करने का ट्रिक है, तो इसको याद कर लेंगे मजनू, मजनू, और इसको याद कर लेंगे सनम, सनम। तो आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। मजनू एक एक महीना बढ़ाते चले जाएंगे, मई जून, ज मन जून जुलाई, नू मन नवंबर दिसंबर, मजनू। सनम सितंबर अक्टूबर, न आ गया नवंबर दिसंबर, म आ गया मार्च अप्रैल। तो बुआई का समय मजनू से और कटाई का समय सनम से याद करके आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक, इतनी बातें आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे अपना। तो मैं बताया ये ग्रीष्म ऋतु का धान है, बोरो का ध्यान रखेंगे।
ठीक। या पतझड़ का भी बोले कि पतझड़ का धान है, तो पतझड़ का धान यही है आपका बोड़ो, क्योंकि दिसंबर का महीना ही पतझड़ का होता है, दिसंबर और जनवरी के, क्योंकि हम उस समय, लेकिन जब आप मार्च में पत्ते ज़्यादा गिरते हैं, मार्च में बाहर का मौसम रहता है हमेशा, स्प्रिंग सीजन। 6 ऋतुओं के नाम कभी टाइम मिलेगा धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते 6 ऋतुओं के बारे में भी बात करेंगे। आप बाकी तो गाना सुना ही होगा, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में ऋतु चार, पांचवा मौसम प्यार का इजहार का है। खैर, हम इतनी बातें कर चुके। अब धान में पुष्प भी होते हैं, तो इनके पुष्पों की बात करें तो इसमें पेनिकल प्रकार का पुष्प पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? इसका पुष्पक्रम का नाम पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। धान में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? पेनिकल प्रकार का। ठीक। अब धान में बोनेपन के लिए कहाँ वाले धान, मान लो पहले बहुत बड़ा होता था, इसका स्ट्रेचर ज्यादा होता था, लार्ज होता था। जब से स्ट्रेचर छोटा होने लगा, धान का प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि छोटे लोग गिरते नहीं, अपनी लंबाई चौड़ाई में भी देख लेना, छोटे लोग जल्दी बूढ़े कम दिखते हैं, चाहे लाख उम्र हो जाए उनकी। तो सेम कंडीशन धान के केस में रहा। तो जब इसमें तो लिखेंगे धान में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन, तो लिखेंगे डीजी, डीजी ऊ जीन, डी जी ऊ जीन, डीजीवूजीन। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दिस इज द वेराइटी, ये अपने आप में एक वेराइटी हुआ करती थी। इसके जीन को निकाल करके और नॉर्मल धान में डाला गया, उसके बाद से जो धान पैदा हुआ धीरे धीरे, मान लो फिर क्रॉसिंग हुई, आज तक का जो स्टेशन आया वो बड़ा बहुत कुछ सुधार हुआ है। धान मतलब पहले की अपेक्षा आज प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, पहले की अपेक्षा आज धान कम जगह में ज़्यादा पैदा होता है। तो सारी चीज़ें भी आज काफ़ी चीज़ें आने वाले समय में कुछ और तरीके से हो भी सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो डीजीवूजीन, इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। अब धान में चावल खाता होगा, चिपचिपाहट लगती होगी, तो धान में चिपचिपाहट का कारण एमाइलेज एंजाइम, क्या कहते हैं? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम के कारण चिपचिपाहट होती है। और एक क्वेश्चन और बनेगा, बासमती धान का पकने के बाद ज्यादा लंबा हो जाना एमाइलेज के कारण। बासमती धान का पकने के बाद ज्यादा लंबा हो जाना एमाइलेज के कारण, यह भी बात ध्यान रखेंगे थोड़ा। अब बात आती है कि पर बॉइलिंग, कभी देखा होगा धान में दो तरीके के गांव में लोग चावल यूज करते हैं, शहरों में भी, जिसे सेला चावल कहते हैं। तो वो सेले चावल में आप देखते होंगे कि उसे बॉइल्ड राइस होता है। वो राइस कैसा होता है? बॉइल्ड राइस होता है। और बॉइल्ड राइस होने के बाद तुम लिखेंगे पर बॉइल्ड धान में, मतलब पर बॉइल्ड, उबाला हुआ। आप पर बॉइल्ड को पर बॉइल्ड ही लिख लो, लेकिन उबाला उसकी हिंदी उबाला भी कह सकते हैं। उबाले हुए धान में या उबले हुए धान में या पर बॉइल्ड राइस में विटामिन B12 इकट्ठा होता है। क्या इकट्ठा होता है? विटामिन B12 इकट्ठा होता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और विटामिन B12 कोबाल्ट के लिए जरूरी होता है, और कोबाल्ट कैंसर के लिए जरूरी होता है। कैंसर की जांच में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें एक चीजों को ऐसे पढ़ना जैसे लिंक करके पढ़ना। मैंने बताया विटामिन B12 में दिमाग आएगा, कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किसके लिए? कोबाल्ट 60 किसके लिए होता है? तो कैंसर के लिए, कैंसर के उपचार के लिए जरूरी होता है। तो इन सारी बातों का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, अब कुछ बातें करते हैं। कोई फैक्चुअल और थोड़ी बातें कर लें तो लिखेंगे फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, संकर धान के पिता युआन लांग पिंग, YL पिंग। संकर धान के पिता YL पिंग, युआन लांग पिंग। सुपर राइस का विचार किसने दिया? GH खुस ने, GS खुस, KHUSH। सुपर राइस, इन्होंने दिया सुपर राइस, सुपर राइस। और इन्होंने दिया आपका हाइब्रिड राइस। क्लियर बात है? हाइब्रिड राइस बनाने के लिए वर्तमान में सबसे पूछा जाए कभी, हाइब्रिड राइस बनाने के लिए आपका जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। उनके बारे में चलो हम बाद में बता देंगे कि जिब्रेलिक एसिड की खोज किसने की। तो ये ध्यान रखें, हाइब्रिड राइस YL पिंग, सुपर राइस का विचार GS खुश। अब बात आती है, एक पॉइंट और निकलता है कि गोल्डन राइस के जनक, फादर ऑफ गोल्डन राइस, फादर ऑफ गोल्डन राइस, फादर ऑफ गोल्डन राइस मतलब सुनहरे धान के पिता, सुनहरे धान के पापा, सुनहरे धान के
पापा, फादर ऑफ गोल्डन राइस, फादर ऑफ गोल्डन राइस, सुनहरे धान के पापा कौन है? इंगोपोर्टिकस, इंगोपोर्टिकस और पीटर वियर, और इंगोपोर्टिकस और वेयर, इंगोपोर्टिकस और पीटर वेयर, इन्होंने ट्रांसजेनिक पदार्थ तैयार किया था। इन्होंने क्या किया? डेफोडिल प्लांट से एक जीन लिया, डेफोडिल पौधा एक होता है जो पीले पीले करके पुष्प आते, उससे लिए एक जीन लिया, और 2 जीन माइक्रोबैक्टीरियम सॉयल माइक्रोबैक्टीरिया से लिया, सॉयल बैक्टीरिया से लिया, 2 जीन लिया। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबेफेसियंस हम कैसे, जैसे क्या कहेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबेफेसियंस से 2 जीन लिया, मतलब सॉयल बैक्टीरिया से 2 जीन, और डेफोडिल प्लांट से 1 जीन लिया। उन्होंने उन तीनों जीनों को उठा करके और कहां फिक्स कर दिया? धान में। और धान में देखा कि धान में एक विशेष प्रकार का विटामिन क्रिएट हो रहा है। उस विटामिन का नाम था आपका बीटा कैरोटीन। इन्होंने बीटा कैरोटीन उसमें बना, क्या बना? बीटा कैरोटीन बना। और इस बीटा कैरोटीन की वजह से अगर हम इसको खाते हैं, धान में गोल्डन राइस में कौन सा क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और कैरोटीन विटामिन ए का स्रोत होता है। अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी में जाकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन ए में बदल जाता है। इतनी बातें हम रखते हैं यहां। बाकी ट्रांसजेनिक क्या है उसके बारे में हम लोग जो कपास पढ़ेंगे वहां भी हम चर्चा कर लेंगे। क्लियर हो गई बातें? हाँ। अब बात आती है कि बीज दर की। अब सीड रेट की अगर हम बात कर लें, इंपॉर्टेंट बीज दर, सीड रेट, तो सामान्य सीड रेट है इसका 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान की सामान्य बीज दर है। और सामान्य बीज से हम बुआई करने के लिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 0.1 हेक्टेयर या 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अगर हम नर्सरी डाल रहे हैं तो उससे 1 हेक्टेयर की रोपाई हो जाएगी। ठीक, और 1 हेक्टेयर की सीधे बुआई कर रहे हैं, ये रोपाई के लिए है, ये रोपाई के लिए क्षेत्रफल है। 1 हेक्टेयर रोपाई करने के लिए इतने क्षेत्रफल में नर्सरी डालते हैं, और ये सीधे बुआई अगर कर रहे हैं हम खेत में तो 100 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। दूसरी, अब रोपाई के लिए बीज दर में क्षेत्रफल तो हो गया। अब कितना महीन धान अगर है, महीन धान अगर है तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है रोपाई के लिए। और अगर मोटा धान है, तो 40 से 45 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। ठीक, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस नहीं, हम लोग कल और बातें करेंगे, क्या नाम है, डेपोक मेथड वगैरह का, SRI मेथड का, इनके बारे में फिर इसको खत्म कर लेंगे हम लोग कल। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।